Good morning everyone, and this is Kirti Tiwari, and in this video we will discuss practice paper 18, a practice book by Dr. Ranjit Singh. So guys, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. 3 प्रैक्टिस पेपर है हमारा. इसका जो पहला क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म मेटाफिजिकल. किसने कॉइन किया था मेटाफिजिकल टर्म? सो आपका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. ये सैमुअल जॉनसन थे जिन्होंने कॉइन किया था मेटाफिजिकल टर्म इन इंग्लिश लिटरेचर. क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड, फॉर होम सैमुअल जॉनसन यूज द टर्म मेटाफिजिकल. अब पहले तो क्वेश्चन ये बनता है हमसे कि ये जो टर्म है ये कॉइन किसने किया था. तो हमारी बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ये टर्म कॉइन किया था. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन फिर हमसे बन जाता है कि टर्म किसके लिए यूज़ किया था, कौन सा, मेटाफिजिकल टर्म. सो गाइज, ये ग्रुप था, पोइट ग्रुप, जो 17th सेंचुरी से बिलोंग करता है, उसके लिए इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था. सो आपका बी आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा, एक ग्रुप ऑफ पोइट ऑफ 17th सेंचुरी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड, हु वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट पोइट ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री. सबसे जो प्रोमिनेंट पोइट हैं इस ग्रुप के, यानी मेटाफिजिकल पोइट्री के जो सबसे प्रोमिनेंट पोइट माने जाते हैं वो कौन है. तो आपका आंसर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो जॉन डन है, जॉन डन इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री. सबसे प्रोमिनेंट पोइट हैं, यही माने जाते हैं. क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 4, हु बोरोड द टर्म मेटाफिजिकल. हु बोरोड द टर्म मेटाफिजिकल फ्रॉम डॉक्टर जॉनसन. डॉक्टर जॉनसन ने ये जो टर्म है मेटाफिजिकल, ये बोरो किससे किया था. ठीक है. कॉइन किया था इन्होंने बेशक, लेकिन सबसे पहले यूज़ करने वाले इस वर्ड को जॉन ड्राइडन थे. सो सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. जॉन ड्राइडन ने सबसे पहले से यूज़ किया था, बट कोई डिफाइन नहीं किया था उन्हें. डिफाइन इन्होंने किया डॉक्टर जॉनसन ने. ठीक है. क्वेश्चन नंबर देखिए 5, हु सेड द फर्स्ट पोइट इन द वर्ल्ड इन सम थिंग्स. मतलब किसने कहा था ये स्टेटमेंट, आपको बताना है कि इन द वर्ल्ड, फर्स्ट पोइट इन द वर्ल्ड इन समथिंग, जिसने कुछ किया. सो नेट 2009 में ये क्वेश्चन आया हुआ है. डॉक्टर जॉनसन ने नहीं, बैन जॉनसन ने ये स्टेटमेंट दिया था. और किसके लिए स्टेटमेंट दिया था, देखिए क्वेश्चन 6 में आपको पता चल जाएगा. टू होम बैन जॉनसन सैड द फर्स्ट पोइट इन द वर्ल्ड इन समथिंग. किसके लिए बैन जॉनसन ने टर्म दिया था. सो द राइट आंसर इज जॉन डन. सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर देखिए 7, अबाउट whom डॉक्टर जॉनसन सैड. किसके बारे में कहा डॉक्टर जॉनसन ने. ऑलमोस्ट द लास्ट ऑफ हिज रेस एंड अनडाउटली द बेस्ट. यानी अपनी रेस के वो लास्ट थे और अनडाउटली बेस्ट थे. किसके लिए बोला उन्होंने, अब्राहम कॉली के लिए बोला. सो डी इज़ करेक्ट हियर. डी आपका यहाँ सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फ्रॉम विच कंट्री द मोड मेटाफिजिकल केम टू इंग्लैंड. किस कंट्री से ये जो मेटाफिजिकल टर्म है इंग्लैंड आया. सो द राइट आंसर इज बी हो जाएगा आपका, इटली से. क्वेश्चन नंबर देखिए 9, फ्रॉम विच सेंचुरी मेटाफिजिकल पोइट्री बिलोंग. फिजिकल जो पोइट्री है वो कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करती है. सो द राइट आंसर इज सी, 17th सेंचुरी से गाइज ये बिलोंग करती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर देखिए 10. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए प्रैक्टिस पेपर 18 का. इन विच पोइट्री नोबेलिटी ऑफ थॉट, डिग्निफाइड एक्सप्रेशन एंड फेस्ड इमेजेस फाउंड आर फाउंड. सो नोबेलिटी ऑफ थॉट, डिग्निफाइड एक्सप्रेशन कहाँ पाया जाता है, आपका सी करेक्ट हो जाएगा, मेटाफिजिकल. क्वेश्चन नंबर देखिए 11, इन 1576 जेम्स बर्बीज, फादर ऑफ एक्टर रिचर्ड बर्बीज,
ये जो जॉन जेम्स बर्वेज हैं फादर हैं एक्टर रिचर्ड बर्वेज के। ये वही एक्टर रिचर्ड बर्वेज हैं जिन्होंने शेक्सपियर की जो फेमस प्लेज हैं जैसे कि हैमलेट, ओथेलो वगैरह में इन्होंने ओथेलो और हैमलेट का रोल परफॉर्म किया था। ऑब्टेन लीज एंड परमिशन टू बिल्ड द फर्स्ट थिएटर इन सॉर्डिच लंदन, इट्स नेम वॉज सो द थिएटर। ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 1613 जून 29 विच थिएटर कॉट फायर। 1613 में 29 जून को एक प्ले परफॉर्म हो रहा था विलियम शेक्सपियर का हेनरी एट्थ। उसमें एक कैनन शॉट द्वारा आग लग गई। वो थिएटर कौन सा था? सो द आंसर इज ग्लोब थिएटर। ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। 1642 सितंबर 2 यानी कि 2 सितंबर 1642 पार्लियामेंट इश्यूड एन ऑर्डिनेंस सप्रेसिंग ऑल स्टेज प्लेज इन लंदन एंड, यानी कि 2 सितंबर को 1642 को इंग्लैंड में एक बिल आया जिससे कि सारे जो इंग्लैंड के थिएटर थे उनको क्या कर दिया गया? क्लोज कर दिया गया। सो आपका आंसर बी हो जाएगा, थिएटर वर क्लोज्ड। ठीक है, जैसे अमेंडमेंट आता है ना वैसे पार्लियामेंट का पास हुआ और उस अमेंडमेंट के थ्रू उस थिएटर को बंद कर दिया गया, इंग्लैंड के सारे थिएटर्स को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, in which year the restoration and the demise in the power of the Puritans see the opening of the theatre again। अब ये क्वेश्चन हमसे बन जाता है कि ठीक है 1642 में बंद तो कर दिया गया था थिएटर्स को, बट ओपन कब किया गया? अब आपको ये बताना है। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1660 में इनको ओपन किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। Publication of the first daily English language newspaper, the Daily Current in London took place in, यानी कि द डेली करेंट आपका लंदन में एक इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ करता था जिसकी शुरुआत मानी जाती है 1702 से। सो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग MCQs 16 to 36 ट्रेजेडी से लिए गए ओथेलो की। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज इयागो साइट एज अ रीज़न वाई ही शुड बी लेफ्टिनेंट। क्या रीज़न देता है वो कि उसे क्यों लेफ्टिनेंट होना चाहिए? बिकॉज हिज एक्सपीरियंस एंड द फैक्ट दैट अदर हैव रिकमेंडेड हिम। सो सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, हु हैज़ बीन प्रमोटेड ओवर इयागो। किसको प्रमोट किया गया इयागो के जगह? सो कैसियो वॉज प्रमोटेड, कैसियो को प्रमोट किया गया था ओथेलो ने अपनी आर्मी में। मतलब पुराना तो इयागो था लेकिन इयागो को ना करके उसने कैसियो को प्रीफर किया। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, वाई इज ब्रेवेंसियो इनिशियली स्केप्टिकल ऑफ रॉड्रिगो एक्यूजेशन। यानी स्टार्टिंग में क्यों ब्रेवेंसियो रोड्रिगो की बात नहीं मानते? क्योंकि एक्चुअली रोड्रिगो ने इन्फॉर्म करता है ना कि जो डेस्डिमोना है वो भाग गई है, तो वो उसकी बात नहीं मानते। तो वो उससे ये कह देते हैं ही हैज़ टोल्ड रोड्रिगो टू स्टे अवे फ्रॉम डेस्डिमोना, कि अपनी मेरी डॉटर से दूर रहना। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज इयागो क्लेम अबाउट डेस्डिमोना एंड ओथेलो। इयागो क्या क्लेम करता है अबाउट डेस्डिमोना एंड ओथेलो? सो वो क्लेम करता है दे आर हैविंग सेक्स। सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, व्हाट डज इयागो डू टू कैसियो। कैसियो के लिए इयागो क्या करता है? गेट्स हिम ड्रिंक, वो उसे ड्रिंक पिला देता है। वो जानबूझ के पिला देता है क्योंकि वो उसे पता था कि ड्रिंक्स पीने के बाद वो अपना कंट्रोल खो देता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, होम डज कैसियो स्टेप। किसको स्टेप कर देता है? मोंटेनो को। सो आपका डी आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसने ड्रिंक पिलाई इसीलिए थी कि ये अपना कंट्रोल खो देगा और इसको मारेगा, इससे लड़ेगा, तो वो अपने मोटिव में सक्सेस हो जाता है इयागो। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, व्हाट डज ओथेलो बिलीव इयागो हैज़ डन। ओथेलो क्या मानता है कि इयागो क्या कर चुका है? कि सॉफन द स्टोरी टू प्रोटेक्ट कैसियो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 23, व्हाट हैपन्स टू कैसियो एज अ रिजल्ट ऑफ द फाइट। कैसियो को होता क्या है रिजल्ट के दौरान?
यानी कि जो उसने फ़ाइट की थी मोंटेनो के साथ, उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम ये निकला कि उसे जॉब से हटा दिया गया। सो ए इज़ राइट हियर, ही इज़ डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। वाई डज इयागो एनकरेज कैशियो टू सीक हेल्प फ्रॉम डेस्डिमोना? इयागो कैशियो को एनकरेज करता है हेल्प लेने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ये दिखा सके कि वो लोगों का एक अफेयर है, क्योंकि वो प्लॉटिंग कर रहा था ना, ये सारी डेस्डिमोना के खिलाफ पूरा षड्यंत्र रच रहा था। टू मेक इट लुक लाइक दे आर हैविंग एन अफेयर। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। वॉट हैपन्स टू द टर्क्स फ्लीट? जो टर्की सेना थी उसके साथ क्या होता है? इट सिंक्स इन स्टॉर्म, ये स्टॉर्म में डूब जाती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। वॉट डज कैसियो डू वॉट इंस्पायर्स इयागो प्लॉट? यानी कैसियो ऐसा क्या कर देता है जो इयागो के प्लॉट को इंस्पायर कर देता है, उसे और हवा दे देता है? कि होल्ड डेस्डिमोना हैंड, यानी उसके हैंड को पकड़ लेता है, पकड़कर। तो वैसे ही मतलब ये साबित करना चाह रहा था कि कैसियो और डेस्डिमोना का एक अफेयर चल रहा है ओथेलो के सामने। अब जब वो ओथेलो के सामने उसका हैंड पकड़ता है तो वो और ज़्यादा उसको प्रोन आउट कर देता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। हाउ डज डेस्डिमोना रिएक्ट टू इयागो कमेंट अबाउट वुमेन? कैसे रिएक्ट करती है वो? सी प्लेज अलोंग, डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। व्हाट डज इयागो कन्विंस रोड्रिगो टू डू? पिक ए फाइट विद कैसियो। वो उसको कन्विंस कर लेता है कि तुम्हें एक फाइट करनी चाहिए कैसियो से, वो रोड है ना। तो रोड्रिगो को वो ये करने के लिए कहता है, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, पिक अ फाइट विद कैसियो। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। हाउ डज इयागो फील अबाउट डेस्डिमोना? क्या फील करता है उसके लिए वो? सो ही लस्ट आफ्टर हर, ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेस्डिमोनाज मॉइस्ट हैंड? क्या सिग्निफिकेंस है डेस्डिमोना के जो मॉइस्ट हैंड है उनका? इट सजेस्ट सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। वेयर डिड ओथेलो गेट द हैंडकरचीफ? ओथेलो ने कहाँ से वो हैंडकरचीफ प्राप्त किया था? उसने ये गेट किया था फ्रॉम हिज मदर, और उसकी मदर ने उसको प्राप्त किया था हु गॉट इट फ्रॉम ए सॉर्सरेस। ठीक है, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। व्हाट डज द हैंडकरचीफ रिप्रेजेंट टू ओथेलो? जो हैंडकरचीफ था वो क्या रिप्रेजेंट करता है एथोलो को? इट रिप्रेजेंटेड ऑफ मैरिटल फिडेलिटी, ये मैरिटल फिडेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये किसी एक जादूगरनी से उसकी माँ को मिला था, और उसने ये कहा था कि जिस भी विवाहित जोड़े के पास ये रहेगा उसकी जो मैरिटल फिडेलिटी है, ये विश्वसनीयता है, वो बनी रहेगी। तो जब वो रुमाल खो जाता है तो ओथेलो को ये लगने लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी जो मैरिटल फिडेलिटी है वो अफेक्ट हो रही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। What does डेस्डिमोना थिंक इज अपसेटिंग ओथेलो? डेस्डिमोना क्या सोचती है ओथेलो के बारे में? वो सोचती है कि कोई पॉलिटिकल मैटर है जो उसे परेशान कर रहा है। उसे ये बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी प्लॉटिंग उसके अगेंस्ट हो रही है जो इयागो कर रहा है, और उसी की चलते वो परेशान है। वो समझती है कि कोई बाहर का कोई मामला है। सो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, पॉलिटिकल मैटर। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। What does कैसियो आस्क बियांका टू डू विद द हैंडकरचीफ? अब कैसियो क्या कहता है, पूछता है बियांका से उस हैंडकरचीफ के लिए करने को। वो कहता है उससे कॉपी इट्स एम्ब्रॉयडरी, कि इसकी एम्ब्रॉयडरी है ना उसको कॉपी करा लो। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। वाई डज ओथेलो थिंक ही माइट नॉट बी एबल टू री इंस्टेट कैसियो? ओथेलो क्यों सोचता है ऐसा कि वो अब री इंस्टेट करने लायक नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, इससे पहले मुझे एक क्वेश्चन कमेंट करके बताना कि जो एम्ब्रॉयडरी थी उस हैंकी के ऊपर वो मतलब क्या चीज़ उस पर प्रिंट हो रही थी हैंकी के ऊपर? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा
सी वाला, बिकॉज मोंटेनो इज़ सो पॉपुलर इन साइप्रस। साइप्रस में वो बहुत पॉपुलर था मोंटेनो, जिसको उसने स्टैप किया था, तो उसे लग रहा था कि अब यहाँ की पब्लिक से पसंद नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। वॉट प्रियोर कनेक्शन वॉज देयर बिटवीन डेस्डिमोना एंड कैशियो। तो यहाँ पे डेस्डिमोना एंड कैसियो का मतलब जो एक कनेक्शन था वो क्या था। सो ए आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कैसियो वॉज ओथेलो गो बिटवीन व्हेन ही वू डेस्डिमोना। जब वो उसका दिल मतलब जब वहाँ उसके पास वो गया था पहली बार, तो वो उसके साथ गया था, तभी से वो उससे जान पहचान उसकी हो गई थी। एज ए फ्रेंड मतलब वो जानती थी उसको। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। विच मॉडर्न ऑथर supported the theory go that the work attributed to Shakespeare were written by Edward de Vere, the Earl of Oxford. Incidentally, in this meantime, I stopped to believe that the author of Shakespeare works were the men of Stratford. So, किस ऑथर का स्टेटमेंट है ये? सिगमंड फ्रॉड। ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। हु राइट्स, कौन लिखता है, टू बी एबल टू डिवोट वंस लाइफ टू आर्ट विदाउट फॉरगेटिंग द आर्ट इज फ्राइवोलस इज ए ट्रिमेंडस अचीवमेंट ऑफ पर्सनल कैरेक्टर। शेक्सपियर नेवर टेक हिमसेल्फ टू सीरियसली। उन्होंने कभी भी अपने आप को सीरियसली नहीं लिया। सो दिस स्टेटमेंट है W.H. ऑर्डन का। बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। हु रोट Dante and Shakespeare divide the modern world between them. There is no third. यानी इतना अच्छा स्टेटमेंट है ये कि यानी कि मॉडर्न और जो एंशियंट वर्ल्ड है उसको दो लोगों में बांटा जा सकता है। यानी कि जो एंशियंट वर्ल्ड है उसको तो कवर कर लिया दंते ने, और जो पूरा मॉडर्न वर्ल्ड है मतलब 1500 शताब्दी से लेके अब तक का पूरा शेक्सपियर ने कवर कर लिया है। बेहतरीन स्टेटमेंट है T.S. इलियट का। डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सही बात है जितने भी राइटर हैं मतलब शेक्सपियर 1564 बॉर्न है, उसके बाद उनकी डेथ हो गई 1600 के बाद, लेकिन 1600, 1700, 1800 अब तक शेक्सपियर चल ही रहे हैं, क्योंकि अभी तक भी उनको पूरी तरह से फाइंड आउट नहीं किया गया कि थे क्या। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। हु रोट, किसने लिखा था द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ मॉडर्न टाइम्स एंड अनलेस द लिमिटेशंस ऑफ अवर क्रिटिकल ऑफ ऑल टाइम्स। किसका कथन है ये? सो ऑटो मैरिया कार्पैक्स। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। हु कमेंटेड इन द वर्ड्स शेक्सपियर इज द कैनन, ही सेट द स्टैंडर्ड एंड द लिमिट ऑफ लिटरेचर। है ना, उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया लिटरेचर के लिए और उसकी लिमिट्स को सेट किया। किसने कहा है ये? सो तो आपका आंसर हो जाएगा हेरोल्ड ब्लूम। बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। When was the poem The Reverie of Poor Susan? The Reverie of Poor Susan written by Wordsworth। कब लिखी थी उन्होंने ये पोएम Reverie of Poor Susan? When he was staying in London। सी इसलिए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। Name the friend and admirer of William Wordsworth who left a legacy of 900 for him, Wordsworth। So Raisley Calvert। A is correct here। Question number देखिए 44। Which work of Wordsworth can only be called subjective autobiography? Subjective autobiography कौन सा वर्क उनका कहलाता है? So it was only the prelude। ठीक है, जो कि उनका कंप्लीट हुआ था 1805 में, लिखा गया 1798 में एंड पब्लिश हुआ 1850 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। विच पीरियड इन वर्ड्सवर्थ कैरियर वॉज मार्क्ड विद ग्लूम। है ना, कौन सा जो उनका टाइम पीरियड था वो ग्लूमी को दिखाता है। सो इट वॉज 1792 टू 1797। है ना, 1792 से लेकर 1797। सो सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। About which poem Wordsworth wrote, there is not an image in it which I have not observed, and now in my 73rd year I recollect the time and place where most of them were noticed. So an evening walk। D is correct here। Question number देखिए 47। About which poem Wordsworth said, its object
is partly to expose the vices of penal law and the calamities of wars as they affect individuals. कौन सी पोएम में उन्होंने ये कहा है? सो गिल्ट एंड सोरो, ये आपका यहाँ सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर देखिए 48. It is a story of cruel wrong suffered by an innocent woman, chiefly as the result of war and by a technically guilty but essentially good man who end on the gallows as a confessed murderer, the theme of which poem is narrated here. किस पोइम की थीम यहाँ नैरेटेड की जा रही है ये? सो गिल्ट एंड सोरो, ये भी यहाँ पर गिल्ट एंड सोरो ही है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर देखिए 49. क्वेश्चन नंबर 49. मिल्टन यूजेस कोरस इन हिज क्लोजेट ड्रामा. उन्होंने एक ड्रामा में अपने कोरस का यूज़ किया है मिल्टन ने. सो कौन सा है वो? सैमसन एगोनिस्ट में किया है. सो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ए, सैमसन एगोनिस्ट. क्वेश्चन नंबर देखिए 50. On the title page, Milton wrote that the piece was a dramatic poem. Instead of it being a drama, this work was. यानी कि मतलब ये है तो ड्रामा, लेकिन उन्होंने लिखा है इसको पोएम. कौन सा वर्क है ये? सो दिस इज ऑल्सो सैमसन एगोनिस्टेस. ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा, सैमसन एगोनिस्टेस. क्वेश्चन नंबर देखिए 51. इन राइटिंग द पोएम मिल्टन in choosing the character of Samson as his hero was also illustrating his own blindness. यानी कि उन्होंने जो पोइम लिखी सैमसन, उसमें उन्होंने हीरो चुना है, उसको उन्होंने उसका अंधापन व्यक्त करने के लिए, खुद व्याख्या करने के लिए खुद को भी उसमें शामिल किया है. विच एप्लीकेटेड हिम इन हिज लेटर लाइफ. दिस पोइम वॉज सैमसन एगोनिस्टेस. एक्चुअली क्या है कि जो जिस पोइम में या जिस वर्क में अंधापन या ब्लाइंडनेस को दिखाया गया है, उसको मतलब मिल्टन ने ज़्यादा प्रीफर किया है, क्योंकि वो उसमें कहीं ना कहीं अपनी जो स्थिति है उसको देखते हैं. तो यहाँ पर भी जो सैमसन है वो अंधा हो जाता है, जो वहाँ पर उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं, इसीलिए. क्वेश्चन नंबर देखिए 52. हु सैड द पैराडाइज रीगेन्ड इज प्रैक्टिकली सुई जनरिस इन इट्स पोइटिक एग्जीक्यूशन. किसने कहा ये? सो आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, नॉर्थरॉप फ्राई. सी इज राइट हियर. क्वेश्चन नंबर देखिए 53. हु रोट द क्रिटिकल वर्क द रिटर्न टू एजन 5 एसेज ऑन मिल्टन्स एपिक्स. किसका वर्क है ये? क्वेश्चन नंबर देखिए 53. हु रोट द क्रिटिकल वर्क द रिटर्न टू एडन 5 एसेज ऑन मिल्टन्स एपिक्स. ये किसका वर्क है? ये भी नॉर्थरॉप फ्राई का है. क्वेश्चन नंबर देखिए 54. हु सेड मिल्टन thou hast said much here of paradise lost, but what hast thou to say of paradise found. यानी कि किसका स्टेटमेंट है ये? किसने कहा कि मिल्टन तुमने बहुत कुछ लिखा पैराडाइज लॉस्ट के बारे में. यानी कि जब पैराडाइज लॉस्ट हुआ तो आपने कितना कुछ लिखा, लेकिन पैराडाइज लॉस्ट जब फाउंड हो गया यानी मिल गया, उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं लिखना. ये एक स्टेटमेंट है. तो एल्वुड ने ये स्टेटमेंट दिया था और इससे इंस्पायर होकर ही उन्होंने पैराडाइज रीगेन लिखा था. क्वेश्चन नंबर देखिए 55. ऑल प्लेज ऑफ गाल्सवर्दी आर. किस तरह के प्ले उनके हैं गाल्सवर्दी के? सोशल ट्रेजेडी उनके प्ले माने जाते हैं सारे. बी आपका हो जाएगा सही. देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है, एक कोट है 56 का. देखिए लॉ इज ए मजेस्टिक एडिफाइस ऑल ऑफ अस ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर. सो दीज लाइन्स आर फ्रॉम वेरी फेमस लाइन्स हैं फ्रॉम जस्टिस. सो ये आपका हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर देखिए 57. Good men are destroyed daily under our law, for want of that human insight which views them as they are patient and not criminals. The above lines are taken from Galsworthy. This is also from. क्वेश्चन नंबर देखिए 58. देखिए The press is pluried
mercilessly, and Galsworthy pleads for good sense for those who are मैनेजिंग द प्रेस टुडे. विच प्ले इज रेफर्ड इन दीज लाइन्स. कौन सा प्ले इन लाइन्स में रेफर किया जा रहा है. सो द सो, ये आपका यहाँ सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर देखिए 59. द ओरल और रिटिन, यानी ओरल और रिटिन है कम्युनिकेशन ऑफ ए फास्ट स्टेटमेंट, है ना. एक फास्ट स्टेटमेंट का कम्युनिकेशन जो कि चाहे वो ओरल हो या रिटिन हो अबाउट अनदर, किसी के बारे में, दैट अनजस्टली हार्म्स देयर रेपुटेशन, जो उसकी रेपुटेशन को हार्म करता है. एंड यूजुअली कॉन्स्टिट्यूट्स ए टॉट और क्राइम, इसको एक क्राइम माना जाता है. इसको कहते हैं डिफेमेशन. सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर देखिए. लिटरेरी, म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑथर ड्यूरिंग देयर यूथ, यानी कोई ऑथर अपने यूथ में कोई अपना वर्क लिखता है, उसको क्या बोलते हैं. जुवेनिलिया. क्वेश्चन नंबर देखिए 61. A lyrical narrative poem written in octosyllabic couplet and often deals with tales of adventure and romance, यानी कोई पार्टिकुलर लिरिकल नैरेटिव पोएम ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी जाती है और डील करती है टेल्स जो एडवेंचर और रोमांस के, तो उसको कहते हैं ले. LAY ले. क्वेश्चन नंबर देखिए 62. A popular form of short humorous verse that is often nonsensical and frequently ribald. It consists of 5 lines rhyming abba and the dominant meter is anapestic, यानी कि जिसकी राइम लाइन होती है AA एंड डोमिनेंट मीटर उसका एनापेस्टिक होता है, विद 2 मेट्रिकल फीट इन द थर्ड एंड फोर्थ लाइन्स एंड 3 फीट इन द अदर. क्या बोलेंगे उसको. लिमरिक. सी आपका यहाँ हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर देखिए 63. A type of theater entertainment including poetry, singing and dancing performed in England in 16th and 17th centuries, especially at a royal court, the official home of a king or queen. Mask. ये इस करेक्ट हो जाएगा. एक एंटरटेनमेंट फॉर्म मानी जाती है कोर्ट, मतलब कोर्ट की. मास्क. क्वेश्चन नंबर देखिए 64. A story, play or film in which a lot of exciting things happen and in which people emotions are stronger than a real life. ठीक है, तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा. मेलोड्रामा. क्वेश्चन नंबर देखिए 65. The use of movement of your hands and body and the expression on your face to tell a story और टू एक्ट समथिंग विदाउट स्पीकिंग, यानी बिना कुछ बोले हम संकेतों से कोई चीज़ समझाते हैं तो उसे क्या कहते हैं. उसे माइम कहते हैं. बी करेक्ट हो जाएगा आपका. क्वेश्चन नंबर देखिए 66. अ पनिशमेंट और डिफीट दैट समबडी डिजर्व, है ना. एक पनिशमेंट सज़ा और एक डिफीट जो समबडी डिजर्व करता है एंड कैन नॉट अवॉइड, और उससे वो बच नहीं सकता. सच रेट्रीब्यूशन इज ब्रॉट अबाउट बाय द गॉडेस ऑफ रेमन्स, है ना. तो ये कौन, इसको क्या कहते हैं, ऐसा इस पनिशमेंट को क्या कहते हैं. जैसे हमारे हिंदू मिथोलॉजी में होता है ना, जैसे शनिदेव होते हैं कि न्याय के देवता हैं. किसी इंसान ने कुछ गलत किया तो वो बच नहीं सकता, उसको दंड अवश्य मिलेगा. तो यहाँ भी ऐसे ही गॉडेस हैं, तो उसका नाम है उस दंड का नेमिसिस. सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर देखिए 67. अ पर्सनैलिटी क्वालिटी इन ग्रीक प्लेस ऑफ एक्सट्रीम और एक्सेसिव प्राइड और डेंजरस ओवर कॉन्फिडेंस ऑफन इन कॉम्बिनेशन विद एरोगेंस. इसको क्या बोलते हैं हम. इसको बोलते हैं हम ह्यूब्रिस. ह्यूब्रिस मीन्स होता है घमंड ग्रीक में. क्वेश्चन नंबर देखिए 68. द एक्ट ऑफ कॉइनिंग अ न्यू वर्ड, है ना, और एक्सप्रेशन इन ए लैंग्वेज, यानी कि कोई न्यू वर्ड जोड़ा जाता है और लैंग्वेज में, और ए न्यू मीनिंग फॉर एन एग्जिस्टिंग वर्ड और एक्सप्रेशन, और उसका कोई नया मीनिंग होता है तो उसको क्या बोलते हैं. न्यूलोजिज्म. डी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर देखिए 69. द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2015 किसको मिला था. वॉज अवॉर्डेड टू फॉर द पॉलीफोनिक राइटिंग्स अ मोनूमेंट टू सफरिंग एंड करेज इन आवर टाइम. सो स्वेटलाना एलेक्सीविच को मिला था ये 2015 में लिटरेचर प्राइज.
क्वेश्चन नंबर देखिए 70, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन आर ऑलवेज यूज्ड एज इन प्लूरल फॉर्म, यानी कौन से नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं, जैसे जीन्स है, पैंटालूम्स है, पजामाज है, या ऑल ऑफ दीज। सो गाइज आपको पता है ये ऑल ऑफ दीज यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सारे नाउन हमेशा यूज होते हैं प्लूरल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर देखिए 71, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉटस्पर फैमिली होम। यहाँ कुछ MCQs हैं 71 से 90 तक, जो कि हेनरी फोर्थ पार्ट 1 से यहाँ पे रखे गए हैं, जिसका पहला है यहाँ पर 71। क्वेश्चन नंबर देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉटस्पर फैमिली होम। तो जो हॉटस्पर का फैमिली होम है वो उसका क्या नाम है, यानी महल का, तो वर्कवर्थ काशल, भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 72, When Hotspur reads a letter from a nobleman who has refused to join the rebellion, what is Hotspur concern? The plot will be revealed. So the B is right here. Question number देखिए 73, What does Hotspur babble about in his dreams? So guns, prisoners, soldiers. So आंसर आपका C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 74, हॉटस्पर्स वाइफ threatens to break off what she euphemistically refers to as hotspurs dash। यहाँ पर क्या आएगा, लिटिल फिंगर। सो A is right here। क्वेश्चन नंबर देखिए 75, Why does Hotspur say that he will not tell his plans to his wife? कि वो अपनी वाइफ को अपना प्लान नहीं बताएगा। Why? Women cannot be trusted. So D is right here। क्वेश्चन नंबर देखिए 76, When Harry learns slack from the bartenders, what does he learn that dying Scarlet means? Choosing wine. So C is right here। क्वेश्चन नंबर देखिए 77, Who is the apprentice bartender that Harry and Poins tease? Who is? So this is Francis. So A is right here। Question number देखिए 78, How many men does Falstaff claim robbed him? How many men? So 100. So C is right here, 100 men। Question number देखिए 79, Harry tells Patty that he will put Falstaff in charge of a brigade of dash, so foot soldiers। So B is right here। क्वेश्चन नंबर देखिए 80, Who believes most in power of prophecies? प्रोफेसीज में कौन बहुत ज़्यादा बिलीव करता है? सो गिलिंडवर। A is correct here। क्वेश्चन नंबर देखिए 81, What does Mortimer want Hotspur to do during their discussion with Glendower? क्या चाहता है मॉर्टिमर हॉटस्पर से? सो शट अप। सो शी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 82, When the rebels divide up Henry Kingdom, who will get London? Mortimer। B is right here। क्वेश्चन नंबर देखिए 83, What does Hotspur want to do in the lands he will control after the rebellion? Stand in a river। So D is correct here। क्वेश्चन नंबर देखिए 84, Who cannot speak English? So Lady Mortimer। B is right here। क्वेश्चन नंबर देखिए 85, What does Henry believe that familiarity between commoners and royals breed? What does Henry believe that familiarity between commoners and royal breeds contempt? A is right here। क्वेश्चन नंबर देखिए 86, Who does Henry say that Harry is behaving like? Richard II। So D is right here। क्वेश्चन नंबर देखिए 87, According to Henry, why does Harry act like a scoundrel? Because he hates his father। So B is right here।
क्वेश्चन नंबर देखिए 88, हु ब्रिंग्स वर्ड दैट द डगलस मेट विद द इंग्लिश रेबल्स एट सूजवेरी? वॉल्टर ब्लंट. सो सी इज राइट हियर. क्वेश्चन नंबर देखिए 89, वेयर आर हैरी एंड हेनरी गोइंग टू मीट विद देयर रेस्पेक्टिव फोर्सेज? क्वेश्चन नंबर देखिए 89, वेयर आर हैरी एंड हेनरी गोइंग टू मीट विद देयर रेस्पेक्टिव फोर्सेज? सुप्रीज नॉर्थ. सी इज राइट हियर. क्वेश्चन नंबर देखिए 90, फॉल्स स्टाफ कंप्लेन टू बारडोल्फ अबाउट हाउ फॉल स्टाफ हैज गॉटन डैश. सो आपका आंसर हो जाएगा थिन एंड वीक. सी इज राइट हियर. फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच इन द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स. सो आपको फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट मैच सिंगुलर एंड प्लूरल में. क्वेश्चन नंबर देखिए 91, सिंगुलर एडेंडम का एडेंडा हो जाएगा प्लूरल, एजेंडम का एजेंडा होता है, एल्बम का ये नहीं होता. सो आपका आंसर हो जाएगा सी इज़ राइट ईयर, क्योंकि ये इनकरेक्ट वर्ड है. एल्गा का एल्गी ये भी सही है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92, ट्रोमा ट्रोमेटा, अल्टीमेटम अल्टीमेटम्स, वैक्यूम वैकम्स, वॉर्टेक्स वॉर्टिसियस. सो आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है. क्वेश्चन देखिए टैब्लू टैब्लुअस, टर्मिनस टर्मिनी, थीसिस थीसिस, थीव थीव्स. सो आपका यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये इनकरेक्ट है. क्वेश्चन नंबर देखिए 94, न्यूक्लियस न्यूक्ली, ऑसिस ऑसेस, पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस, प्यूपिल प्यूपिल्स. तो यहाँ पे आपका आंसर ए हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर देखिए 95, क्विज क्विजेज, कोरम कोरम्स, कोटा कोटाज, रेडियो रेडियोज. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी. 96, या मस्कुलाइन है या फेमिनाइन. ठीक है. वेनिफैक्टर वेनिफैक्ट्रेस, मरमैन मरवोमैन, कंडक्टर कंडक्ट्रेस, डायरेक्टर डायरेक्ट्रेस. तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि ये मिसमैच है. क्वेश्चन देखिए 97, मस्कुलाइन फेमिनाइन, ट्रेटर ट्रेटर्स, वोटरी वोट्रेस, वेटर वेट्रेस, मेल चाइल्ड फीमेल बेबी. आपका जो मिसमैच्ड है वो ये हो जाएगा मेल चाइल्ड फीमेल बेबी, क्योंकि आप जानते ही होंगे फीमेल चाइल्ड होगा, बेबी नहीं होगा. क्वेश्चन नंबर देखिए 98, मस्कुलाइन जैकास जैनी आंट. तो आपका जो आंसर है वही हो जाए ए ही हो जाएगा, क्योंकि ये मिसमैच है. बाकी मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट होता है ग्रैंडफादर का, ग्रैंड मदर होता है, ग्रेट अंकल का ग्रेट आंट होता है. तो ये तीनों सही हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्वेश्चन नंबर देखिए 99, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन. सो ही पैंथर सी पैंथर, ही पॉनी सी फॉनी, फैंसी फैंसी, लेड लेडी. सो आपका डी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मिसमैच है. लेड नहीं होता, लॉर्ड होता लेडी का. क्वेश्चन नंबर देखिए 100, मस्कुलाइन फेमिनाइन, ही स्क्वेरल सी स्क्वेरल, ही जेवरा सी जेवरा, काउंट काउंटेंस, जॉइंट जॉइंटेस. तो आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 101, ही इज ए डैश रिटायर्ड टीचर. ए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर देखिए 102, द डैश ऑब्जेक्ट टर्न आउट टू बी ए स्पिनिंग टॉप. सो द मूविंग ऑब्जेक्ट. सो आपका टी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, मूविंग ऑब्जेक्ट. क्वेश्चन नंबर देखिए 103, यहाँ पे आपको एरर देखनी है, कौन से पार्ट में एरर है. क्वेश्चन नंबर 103, आई लाइक फॉकनर ए एज वेल एज और इवन बेस्ट. और इवन बेस्ट में यहाँ पर आपका एरर है सी वाले पार्ट में. नेक्स्ट देखिए 104, सम पीपल कंसीडर वेल्थ सुपीरियर दैन विजडम. सो यहाँ आपके सी वाले पार्ट में एरर है. क्वेश्चन नंबर देखिए 105,
रमेश हैज़ बीन बोथ अ डिसऑनेस्ट पर्सन एंड अ गैम्बलर सिंस हिज चाइल्डहुड, नो एरर। तो यहाँ नो एरर है, सो ई आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, आई ऑलवेज प्रीफर वर्किंग इन अ रिलीज्ड एटमॉस्फेयर देन वन। सो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ई सी में आपकी एरर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 107, द होटल इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन द वन द स्टेड इन लास्ट ईयर, नो एरर। सो आपके यहाँ बी पार्ट में यहाँ पर एरर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 108, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। मिस स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है जो गलत है यहाँ पर। सो एनामेलस आपका आंसर हो जाएगा सही, एनामेलस गलत दे रखी है स्पेलिंग। बाकी देखिए 109, फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। सो यहाँ पर करेक्ट स्पेल्ड बताना है वर्ड आपको। सो कॉन्सुपिसेंस हो जाएगा आपका, ये बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे भी आपको EUMATIC होती है, सो ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 110 का ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 111 से 120, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। तो यहाँ पर हमारा ये सब हम वहाँ पे कर लेते हैं। देखिए 111 से 120 तक ये पैसेज के क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं। ये भी पैसेज के ही हैं, लेकिन यहाँ पर शायद एंटोनियम ही है। देखिए 119 से 120, चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग एज द वर्ड गिवन इन बोल्ड एज यूज द पैसेज। ठीक है, पैसेज में यूज़ किए गए हैं ये वर्ड। तो सुपरफीट का क्या हो जाएगा यहाँ पर? सुपरफीट का मतलब होता है हिंदी में अधिकता, है ना, अधिकता। सो आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लैक मीन्स होता है कमी। 120 पॉसिटी का क्या हो जाएगा? पॉसिटी माने होती है कमी, तो पॉसिटी का हो जाएगा बी। एनॉर्मिटी माने होती है अधिकता। यहाँ पर आपको वन वर्ड बताना है जो इनकरेक्ट है 121 से 122 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 121, दैट विच कैन नॉट बी चेंज और अल्टर्ड, जो बदला ना जा सके, रिवोकेबल। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है। बाकी यहाँ सब सही दे रखे हैं। जैसे देखिए दैट विच स्टेज फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो आपका ड्यूरेबल सही है। द अमाउंट पेड टू ए मैन फॉर हिज वर्क, सो रिमनरेशन सही है यहाँ पर, मजदूरी। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग एलोक्यूशन, ये भी सही है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 122, द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नोन एज, जो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होती है उसको क्या कहते हैं? कैलीग्राफी। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाई हिमसेल्फ, खुद लिखी जाएगी, वो ऑटोबायोग्राफी होती है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ए स्पेंडथ्रिफ्ट, सो पार्सिमनी। सो आपका सी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है और आप समझ गए हो कि क्यों गलत है ये। क्वेश्चन नंबर है ना, डी भी सही है, फिलॉजी। क्वेश्चन नंबर देखिए 123, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट कौन सा? इन्फिनेटिव कैन बी द सब्जेक्ट नाउन फ्रेज ऑफ ए वर्ब एंड इन्फिनेटिव कैन सर्व एज द सब ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब। इन्फिनेटिव कैन बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब ऑल ऑफ द दीज। सो आपका डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नाउन यहाँ पे नाउन फ्रेज, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है वर्ब का, ऑब्जेक्ट हो सकता है वर्ब का, और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है वर्ब का, तीनों हो सकता है इन्फिनेटिव। क्वेश्चन नंबर देखिए 124, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है? सही है। ought to is used for saying what is the right or sensible thing to do or the right way to behave. ought to is used to express the likelihood of something happening, probability. ought to is used to express a moral obligation or एक्सपेक्टेशन दैट समवन शुड डू समथिंग, ऑल ऑफ दिस। सो आपका यहाँ भी डी हो जाएगा करेक्ट, ऑल ऑफ दिस सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 125, ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस पेपर का। मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस अ नेसेसिटी इन द प्रेजेंट और द नियर फ्यूचर, समथिंग दैट इज टेकन एज इसेंशियल।
So we cannot use must to talk about the past. We use had to past form to have to talk about the past. Must is used to express logical certainty. ठीक है, तो यहाँ आपका डी ऑप्शन हो जाएगा सही. ऑल ऑफ दीज सारे सही हैं. सो गाइज ये हमारा प्रैक्टिस पेपर 18 कंप्लीट हो गया. Please like my video and don't forget to share and subscribe my channel and make sure you press the bell icon. Thanks for watching.